हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे हिस्ट्री के 10 वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं गाइस, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 वीडियोज आ चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। यदि आपने इकोनॉमिक्स के पुराने 2 वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। आज का हमारा ये इकोनॉमिक्स का तीसरा वीडियो है, एमसीक्यू वीडियो है। इसके अंदर भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं गाइस। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर रहेगा हमारा ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय बैंक संघ के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ही बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1948 या फिर 1949। दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी, 1949 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर डी, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ठीक है, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण रखना, ये सारे काम रिजर्व बैंक के हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन है, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये देश की मुद्रा जारी करता है। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, ये जनता से जमा स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर भारत सरकार। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा नोट छापने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर रहेगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर सी, रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक के पास ही कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? ऑप्शन है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते
घटाकर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है हमारे, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर सी, शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, डैश डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी या पूर्ण? तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी, मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी? तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ए, अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग, व्यापार, कृषि या यातायात? तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर सी, कृषि। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है? मौसमी, आर्थिक, आंशिक या संरचनात्मक? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, डैश डैश जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी या फिर शास्त्रीय बेरोजगारी? तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हमने इकोनॉमिक्स के इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चलिए अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।